गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी अब कमेंट्स में ये नहीं पूछेगा कि आज रिवीजन सेशन क्यों नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिर्फ वेडनेसडे और सैटरडे को छोड़ के बाकी दिन हम लोग अपना रिवीजन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आज वेडनेसडे है तो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे 2024? इस दिन के लिए थीम क्या रखी गई है, आपको ये बताना है। सबसे पहली बात कि नेशनल मैरीटाइम डे को ऑब्जर्व कब करते हैं हम? 5th ऑफ अप्रैल को। इस दिन ऑनर किया जाता है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के पिवटल रोल को हमारे ग्लोबल ट्रेड में, और ये कमेमोरेट करता है 1919 वॉयज को ऑफ एसएस लॉयल्टी जो कि गई थी मुंबई से लंदन, ठीक है। तो इसके अलावा याद रखना है आपको कि इसको एक और दिन हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये साल में 2 बार मनाया जाता है, लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर मंथ, ठीक है। जो सितंबर मंथ आएगा अभी तो उसमें जो लास्ट थर्सडे पड़ेगा उसको भी हम इसी दिन के तौर पे मनाते हैं। और इस साल यानी कि 2024 में ये दिन कब पड़ रहा है? 26 ऑफ सितंबर को, ठीक है। इस साल की हमने थीम क्या रखी है? नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री डेवलप्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर? कौन सी कंट्री है जिसने डेवलप किया है दुनिया का मोस्ट पावरफुल लेजर? ये कंट्री है रोमानिया, दैट इज सी ऑप्शन। इन्होंने डेवलप कर दिया है दुनिया का मोस्ट पावरफुल लेजर जो कि पार्ट है यूरोपियन यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर ELI प्रोजेक्ट का, ठीक है। इस लेजर को आप किस नाम से जानते हैं? एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स लेजर के नाम से। और ये लोकेटेड है रोमानिया में नियर बुचारेस्ट, और इसमें बेसिकली चिर्प्ड पल्स एम्प्लीफिकेशन का यूज किया गया है जो कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है बेस्ड ऑन द इन्वेंशंस ऑफ नोबेल फिजिक्स प्राइज विनर्स जो कि थे गेरार्ड मोरोरो एंड बोना स्ट्रिकलैंड, ठीक है। तो ये जो लेजर है इसको ऑपरेट कर रही है एक फ्रेंच कंपनी जिसका नाम है थेल्स, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में और स्पेस एक्सप्लोरेशन के सेगमेंट में, ठीक है। तो हाल ही में रोमानिया कंट्री ने डेवलप किया है दुनिया की मोस्ट पावरफुल लेजर को। कल हमने रोमानिया के बारे में एक और चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, रिवीजन सेशन में। मैं आपको हिंट दे रही हूँ। और रोमानिया के साथ एक और कंट्री इंक्लूडेड थी, कौन सी? बल्गेरिया। आपको बताना है कि वो क्वेश्चन क्या था, किस चीज के रिगार्डिंग हमने इन दोनों कंट्रीज के बारे में चर्चा करी थी। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री कंडक्टेड द ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज विद US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान? ये कंट्री है फिलीपींस। फिलीपींस अलॉन्ग विद US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इन्होंने कंडक्ट किया है ज्वाइंट नेवल ड्रिल्स को। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में, ठीक है। बेसिक एम क्या है? मिलिट्री कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना अमिड्स द चाइनाज रीजनल इन्फ्लुएंस। और ये जो एक्सरसाइज है ये हुई है बिफोर अ ट्राइलेटरल समिट दैट इन्वॉल्व्स द फिलीपींस, जापान एंड द US, जहां पे एफर्ट्स को हाईलाइट किया जाएगा टू बोल्स्टर द सिक्योरिटी टाइज इन द फेस ऑफ ग्रोइंग टेंशंस इन द एशिया पैसिफिक। सिंपली आपको याद रखना है कि कौन सी 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने हाल फिलहाल साउथ चाइना सी में एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की है। तो ये कंट्रीज हैं US, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड फिलीपींस, ओके। अच्छा, इसके अलावा आजकल एक नेशनल पार्क है जो न्यूज में आया है, इसका नाम है पापी कोंडा नेशनल पार्क। अगर आपसे इसकी लोकेशन पूछी जाए तो ये आंध्र प्रदेश में है। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो फिलहाल कुछ स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि यहाँ पे मौजूद जो फॉरेस्ट फायर्स लग चुकी हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, और ये लोकेटेड होते हैं ईस्टर्न घाट्स में, और ये बहुत क्रूशल है फॉर हाई प्रेसिपिटेशन। और इसी के साथ यहाँ पे रिवर गोदावरी भी आपको मिल जाएगी। इसको स्टैब्लिश किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द ईयर 1978। बाद में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था 2008 में, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज होता है एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है। इस रीजन में बोस्ट होते हैं यूनिक ड्वार्फ गोट ब्रीड जिसका नाम होता है कंट्रू मेघा। तो सिंपली हो सकता है आपसे पापीकोंडा नेशनल पार्क की लोकेशन पूछ ली जाए क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट फायर है उनको बुझाने की कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड द एल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट एज अ नेशनल डिजास्टर? यहाँ पे अगर हम कंट्रीज लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल एल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट को नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया है। कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये? फर्स्ट है इसमें जिम्बाब्वे, सेकेंड कंट्री है यहाँ पे जाम्बिया, और थर्ड कंट्री है मलावी, ठीक है।
इन्होंने इसको स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित किया है बिकॉज ऑफ सीवियर ड्रॉट, और यहाँ के प्रेसिडेंट इमर्सन ने एट्रीब्यूट किया है इसको एज एन एल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट, जिसकी वजह से लगभग 80% जो जिम्बाब्वे है वो अफेक्टेड है फिलहाल, और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज बहुत रैपिडली हो रहा है जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो रही है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिचुएशन बनती जा रही है। ठीक है, तो कौन सी 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने एल नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट को नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया है? ये 3 कंट्रीज हैं जिम्बाब्वे, जाम्बिया एंड मलावी। ठीक है, इसके अलावा इंडियन आर्मी ने हाल ही में इंटीग्रेट कर लिया है आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को इनटू इट्स एयर डिफेंस कॉर्प्स, जिससे कि एयर डिफेंस सिक्योरिटी बॉल्स्टर हो सके। इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, और ये एक तरह का एडवांस सिस्टम है जो कि पार्ट है इंडिया के सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव्स का। तो जो आर्मी का ईयर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन है 2024 में, इसका बेसिक पर्पस क्या है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करवा सकें, इंडिया की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को रीइंफोर्स कर सकें। ठीक है, तो आकाश तीर एक लीप साबित होगा इंडिया के मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में, जिससे कि हमारा रिस्पॉन्स इनहैंस होगा टू द इवॉल्विंग थ्रेट। ओके, तो आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम जो आजकल चर्चे में है, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? योर आंसर इज BEL, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, recently which state has filed a suit at the Supreme Court claiming that the center is withholding the National Disaster Relief Fund? कौन सा स्टेट है जिसने की एक कंप्लेंट दर्ज कराई है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट सेंटर, और इनका रीजन क्या है कि सेंटर विथहोल्ड कर रहा है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को? ये स्टेट है डी ऑप्शन, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है रिगार्डिंग दिस, और इनका मानना है कि जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड थे पोस्ट साइक्लोन मिचोंग एंड फ्लड्स जो कि 2023 में आया था, वो उसको रोका जा रहा है। ठीक है, तो डिजास्टर रिलीफ फंड्स जो हैं ये स्टेम होते हैं फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड एंड नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड NDRF एंड SDRF, राइट। और इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 आफ्टर द 2004 सुनामी। NDRF में बहुत सारे सीवियर क्लैमिटीज आते हैं जैसे कि साइक्लोन, ड्रॉट, फ्लड, और इसमें एडिशनल फंडिंग बेसिकली दी जाती है बियॉन्ड SDRF। ठीक है, तो तमिलनाडु का कहना है कि सेंटर इसको रोक रहा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज अवॉर्डेड द 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन? कौन सी इसमें से कंपनी है जिसको कि 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है इनके CSR कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए? आंसर है यहाँ पे SJVN लिमिटेड, दैट इज सी ऑप्शन। इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है फॉर CSR कॉन्ट्रीब्यूशन। कंपनी ने सिक्योर किया है अचीवमेंट अवार्ड को फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग इम्पैक्ट एंड द CIDC पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी। ठीक है, इसकी चेयरपर्सन और MD कौन है? गीता कपूर, और इन्होंने हाईलाइट किया है SJVN के कमिटमेंट को टू द CSR इनिशिएटिव्स, जिसको कि मैनेज किया जाता है थ्रू द SJVN फाउंडेशन। तो अब तक इस कंपनी ने स्पेंड किए हैं 450 करोड़ रुपीस ऑन डाइवर्स CSR एक्टिविटीज लाइक इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर रिलीफ एंड द कल्चरल प्रमोशन। फाइन, तो ये अवार्ड दिया गया है SJVN लिमिटेड को। ठीक है, इसके अलावा जो व्हाइट हाउस है USA का, उन्होंने नासा को इंस्ट्रक्ट किया है, ये डायरेक्शंस दी हैं कि उन्हें एक यूनिफाइड टाइम स्टैंडर्ड क्रिएट कर लेना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड ल्यूनार टाइम स्टैब्लिश करना चाहिए फॉर द मून एंड सेलेस्टियल बॉडीज। इसका बेसिक पर्पस क्या होगा कि इंटरनेशनल नॉर्म्स को हम सेट कर सकें स्पेस के अंदर अमिड दिस कॉम्पिटिटिव ल्यूनार रेस, और इसको डेवलप किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2026, और ये अकाउंट करेगा ल्यूनार ग्रेविटेशनल फोर्सेस को, साथ ही प्रेसिशन इससे फैसिलिटेट होगा मिशंस और डेटा ट्रांसफर में। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी नेसेसरी होंगे इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जिससे कि कोऑर्डिनेशन फॉस्टर हो सकेगा अमंग द स्पेस फेयरिंग नेशंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश करने वाली है एक कोऑर्डिनेटेड ल्यूनार टाइम फॉर द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, तो योर आंसर वुड बी नासा। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द WADA, दैट इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विच कंट्री रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग केसेस इन द वर्ल्ड? वाडा की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डोपिंग केसेस हमें कहां से मिले हैं, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, इंडिया, और इंडिया लीड कर रहा है इस मामले में, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2022 में टोटल 3865 सैंपल्स को टेस्ट किया गया है, जिसमें से 125 डिक्लेयर हुए थे एज एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग्स। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 3.2% ऑफ AAF को ग्लोबली, जो कि सबसे ज्यादा है अमंग सारे नेशंस जिनको कि टेस्ट किया गया ओवर 2000 सैंपल्स।
तो रशिया और यूएसए ने फॉलो किया है इंडिया को डोपिंग केसेस के मामले में, और 10 साल की एक स्टडी की है वाडा ने, जिसके मुताबिक इंडिया रैंक करता है सेकंड पोजीशन पे, यानी कि इंडिया सेकंड वर्स्ट ऑफेंडर है ग्लोबली फॉर डोपिंग केसेस इन्वॉल्विंग द माइनर्स। और इस मामले में रशिया टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहा और चाइना जो है वो थर्ड पोजीशन पे था। ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग केसेस मौजूद हैं इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट है Recently, which country passed a new environmental law adopting the European standards for the industries? इसमें से कौन सी कंट्री है जिसने एक नया environmental law पास किया है जिसमें कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया गया है फॉर इंडस्ट्रीज? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज इजराइल। इजराइल ने हाल ही में एक नया एनवायरमेंटल लॉ पास किया है जिसमें कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया गया फॉर द इंडस्ट्रीज। नेसेट ने इस लॉ को अप्रूव किया है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये रिजल्ट करेगा इन सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट्स एंड एन इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ अप टू $820 मिलियन। ठीक है, तो इस रिफॉर्म का बेसिक पर्पस क्या है? इजराइल को अलाइन कराना विथ EU एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, जिससे कि पोल्यूशन और रिस्क रिड्यूस होगा और अगले डेकेड में लगभग 1500 फैक्ट्रीज ऐसी होंगी जिनको कि यूनिफाइड एनवायरमेंटल परमिट चाहिए होगा, और इसी के साथ ये रिप्लेस करेगा 3 सेपरेट परमिट्स को जिनको कि पहले रिक्वायरमेंट ऑथेंटिकेट किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इजराइल। इजराइल पास किया है एक नया एनवायरमेंटल लॉ जिसमें कि ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर द इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization has recently introduced a new artificial intelligence model known as voice engine that can replicate in any voice in any language? ये क्वेश्चन समझने वाला है और ये बहुत ही स्केरी क्वेश्चन एक तरह से, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेक्टर है वो ऑल्दो काफी बेनिफिशियल है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, लेकिन इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर इसको मिसयूज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक नया AI मॉडल तैयार किया है जिसका नाम रखा है वॉइस इंजन। ये क्या काम करेगा कि अगर आप अपनी वॉइस में कोई भी छोटा सा ऑडियो देते हैं किसी भी लैंग्वेज में और फिर टाइप करते हैं कि मुझे ये जो ऑडियो है किसी और लैंग्वेज में चाहिए, तो वो सेम वॉइस में कोई और लैंग्वेज में वो बोल के देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अचीवमेंट है AI सेक्टर में। ओपन AI यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन। इन्होंने अनवील किया है वॉइस इंजन को, जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग AI है और जिसकी हेल्प से आप किसी भी वॉइस को मिमिक कर सकते हैं इन एनी लैंग्वेज। अब यूजर्स यहाँ पे शॉर्ट ऑडियो सैंपल्स अपलोड करेंगे जिसके बाद एक स्पीच जनरेट होगी सेम वॉइस में। तो अब तक इसको पब्लिक में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसके बहुत सारे अच्छे अभी एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि आप ट्रांसलेट करा सकते हैं, पेशेंट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी उनकी वॉइस रिकवरी में, ये सारी चीजें। लेकिन कंसर्न्स फिर भी बहुत ज्यादा हैं इसके पोटेंशियल मिसयूज को लेके, क्योंकि लोग क्या करेंगे, जो भी पब्लिक फिगर्स हैं उनके छोटे छोटे ऑडियो निकाल के और डाल के वॉइस को रेप्लिकेट करा सकते हैं, राइट? किसी की बात आप किसी से कहलवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। फिलहाल वॉइस इंजन को डेवलप किसने किया है? योर आंसर इज ओपन AI। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। What is the name of the world's oldest man that died at the age of 114 recently? फिलहाल ये बहुत ज्यादा चर्चे में आ गए थे क्योंकि इनका 115th बर्थडे करीब था और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद ये 115 ईयर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल इनका निधन हो गया है और इनका नाम है जुआन विसेंटे पेरेज मोरा। ठीक है, इनको गिनीज ने रिकॉग्नाइज किया है एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन, जो कि हाल फिलहाल निधन पा चुके हैं बिफोर हिज 115th बर्थडे। ठीक है, इनका ये जो सीक्रेट है इतनी लंबी जिंदगी गुजारने का, उसके पीछे इन्होंने बताया है कि इनका सीक्रेट है हार्ड वर्क, अर्ली बेड टाइम और ये सारी चीजें। आपको बस इनका नाम जरूर याद रखना है कि दुनिया के ओल्डेस्ट मैन कौन है, जुआन विसेंटे पेरेज मोरा। कितनी एज पे इनका निधन हुआ ये भी याद रखिएगा, 114 साल इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज सपोर्टेड द बिम्स्टेक चार्टर रिसेंटली? इसमें से कौन सी कंट्री है जिसने बिम्स्टेक चार्टर को हाल ही में सपोर्ट किया है? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, दैट इज नेपाल। नेपाल का जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने बिम्स्टेक चार्टर को एंडोर्स किया है जिससे कि कोलैबोरेशन फॉस्टर होगा अमंग द मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसमें आता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, बिम्स्टेक को स्टैब्लिश कराया गया था 1997 में, जिसका बेसिक पर्पस क्या था? रीजनल डेवलपमेंट। और चार्टर आउटलाइन करता है कुछ प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स और कोऑपरेशन फ्रेमवर्क को, जिससे कि लीगल बेसिस और स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन वगैरह स्टैब्लिश हो जाएंगे। और ये प्रमोट करता है रीजनल इंटीग्रेशन को, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवर हो सके, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी वगैरह भी इंप्रूव हो सके। तो जो भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनका रेटिफिकेशन और एंडोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो नेपाल ने हाल ही में सपोर्ट किया है बिम्स्टेक के चार्टर को।
लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज ड्राफ्टेड द मॉडल रूल्स फॉर चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन। इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने की मॉडल रूल्स को ड्राफ्ट किया है चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए? आंसर है बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इन्होंने कुछ नए रूल्स प्रपोज किए हैं फॉर चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन, जिसने कि पेरेंट्स को स्पेसिफाई करना होगा रिलीजन मदर और फादर का सेपरेटली। ठीक है, तो पहले होता क्या था, सिर्फ फैमिली के रिलीजन को नोट किया जाता था, लेकिन अब जो अपडेटेड फॉर्म नंबर 1 बर्थ रिपोर्ट है उसमें सेपरेट सेक्शंस होंगे फॉर द चाइल्ड्स रिलीजन, और साथ ही जो पेरेंट्स हैं उनके दोनों के रिलीजन अलग अलग लिखने होंगे। ठीक है, तो ये जो अपडेट है ये अप्लाई करता है अडॉप्टेड चिल्ड्रन के ऊपर भी, और रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 मैंडेट करता है कि आप इस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करें इन द नेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ड्राफ्ट किया है इन मॉडल रूल्स को फॉर चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। कल ईद रहेगी तो कल क्लासेस नहीं होंगी एंड मोस्ट प्रोबेबली द डे आफ्टर टुमारो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं 2 दिन की लीव ले रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 दिन की लीव इधर मिल रही है आपको, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप घूमे फिरे और मस्ती करें। मैं जब ईद करके वापस आऊंगी तो आप लोग अपना सारा रिवीजन कंप्लीट करके रखिएगा और फिर हम लोग आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो आप सबको ईद मुबारक। मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ हैं कि आप जल्द से जल्द अपनी ड्रीम जॉब अचीव करें और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। चलिए फिर आपकी क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.